आइए, आपका स्वागत है जी, आपका तहे दिल से स्वागत है नेगेटिव ट्यूटोरियल में केमिस्ट्री। अब तक हमने जो लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं वो 6 लेक्चर हमारे 6 लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के ऊपर। तो आप वो भी देखें। और जो हमने लास्ट टॉपिक जो हमारा एंड किया था, मतलब लास्ट मोमेंट जो था हमारा उस पे था एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास पे। तो हमने ये उस समय उस समय कंक्लूड हुआ था कि एटॉमिक मास जो हमारा होता है वो होता है एक्चुअली में होता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास को ही हम कंसर्न करते हैं या फिर हम कैलकुलेशन में उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि किसी एटम या एलिमेंट के साथ भेदभाव ना हो, तो हम उसका इस्तेमाल यूजुअली करते हैं, ठीक है। आइए हम अब आगे चलते हैं। आगे उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास, जब हमने कार्बन का उदाहरण भी कल पढ़ लिया था, जो 12.011 उसका आंसर उत्तर आया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो बढ़ेंगे उसमें क्या है कि एवरेज एटॉमिक मास के बाद आता है ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है, ठीक है, ये वो होता है व्हेनेवर द एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन अ ग्राम इज नोन एज द ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। जब उसके एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। जैसे कि अगर ऑक्सीजन एलिमेंट के एक एटम का मास जो 16U होता है, ठीक है, उसको अगर 16 ग्राम लिख दें तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। और इसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि जो 16U जो था ना हमारा, वो एटम के एक एलिमेंट का मास था, एटम के एक एलिमेंट का मास था। लेकिन जो 16 ग्राम होगा वो होगा 1 मोल का, मतलब 6.022 × 10⁻23 एटम का मास होगा। जो रियल वेट होगा हमारा इधर, ठीक है, वो होगा ग्राम में। इसका हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम मतलब कहते हैं, जैसे हम 1 किलो हाइड्रोजन पाना चाहते हैं तो लगभग हमें क्या निकालना पड़ेगा, 1000 मोल हाइड्रोजन का निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसके 1 मोल में 1 ग्राम वज़न होता है और ऑक्सीजन के 1 मोल में 16 ग्राम वज़न होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर 1000 को 16 से डिवाइड करें, जितने मोल आएंगे उतने मोल हमें चाहिए होंगे 1 किलो ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन का चाहिए 1000 मोल ताकि 1 किलो हमें हाइड्रोजन मिले। ऐसे ही ये ग्राम एटॉमिक मास का छोटा सा इंट्रोडक्शन किया और ये ख़त्म भी हुआ। इसमें कोई डिफ़िकल्टी इसमें तो नहीं है बिल्कुल। वैसे ही जो हमने एटॉमिक मास डिस्कस किया और ग्राम एटॉमिक मास भी डिस्कस कर लिया, तो हम कह रहे थे कि हमारा टॉपिक एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास का है। तो उसके बाद मॉलिक्यूलर मास में क्या है कि जो मॉलिक्यूल का मास होता है वही मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। द मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल इज़ नोन एज द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो उस मास में इसका मास बहुत कम आता है। जो हमने कल मास दिखाया था 1/12 ऑफ कार्बन का, तो या फिर हाइड्रोजन का, तो कुछ ऐसा ही था ना, 1.66056 × 10⁻24 ग्राम, कितना कम मास है, ठीक है। तो इसी को कार्बन के रिलेटिव निकाला गया है। अब जो कोई मॉलिक्यूल का मास निकलता है या मॉलिक्यूलर मास निकलता है, इसको कार्बन के रिलेटिव निकाला गया, ठीक है। हाँ, दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी है कि इट इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है, या फिर प्रेजेंट इन दी मॉलिक्यूल। जितने भी एटम्स होंगे उसके जो मास होंगे उनका सम होगा। जैसे कि CH4 मीथेन होगा हमारा, तो 12U होता है उसका कार्बन का, और 1U होता है इसका। तो 4 एटम हाइड्रोजन के, तो ऐसे तो 4U हो जाएगा। तो 12U और 4U को प्लस करेंगे 16U होगा, मतलब 16 यूनिफाइड मास। तो ये है हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो अब आते हैं हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पे, जो हम कई बार बात कर चुके हैं ना कि कार्बन के रिलेटिव निकाला गया, कैसे निकाला गया है ना, एटॉमिक मास में भी मॉलिक्यूलर मास में भी। बड़ी अच्छी बारिश हो रही है, वाह, ठीक है। तो ये ऐसे, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अब जानते ही, जैसे वही कि when the mass of the any molecule or the atom is compared with the 1/12 of the mass of the carbon 12 आइसोटॉप, ठीक है। तो वही कंपेयर करना है हमें। तो कंपेयर करके ही जो मास हमारा कंप्लीट नंबर में आया वो वही रिलेटिव मास, मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल और एटम अपॉन 1/12 मास ऑफ अ कार्बन 12 आइसोटॉप, ठीक है। उसके बाद ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या था, व्हेनेवर द मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ ग्राम इज कॉल्ड अ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ओके। तो
हम जानते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल का मास अगर H2SO4 का 98 U है, 98 यूनिफाइड मास, तो 1 मॉलिक्यूल, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा 98 ग्राम। और उस ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स आएंगे, अगर मॉलिक्यूलर है तो कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, 1 मोल के बराबर 1.6022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएंगे 98 ग्राम में। ठीक है, ऐसे ही एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम ये है कि ठीक है कि हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, जो आसान प्रॉब्लम है ये तो। ठीक है, तो वही हमें बस आइटम्स का जो मास है हमें पता है, उसको सम अप कर देना है और हमें हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो वही C6H12O6। ठीक है, 12×72 प्लस 12 इंटू 1 प्लस में 16 इंटू 6, तो वही 72 12 प्लस 96 180 के बराबर 180 U के इक्वल ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर मास, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था, ये इसका सॉल्यूशन मिल गया। फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास में क्या है कि वो सेम है, मॉलिक्यूलर मास की तरह ही है। इसमें एक फ़र्क आएगा, थोड़ा सा अनजाना सा अननोन फैक्ट है और जो फ़र्क आएगा थोड़ा ये है कि फॉर्मूला यूनिट मास में इसकी डेफिनेशन तो यही कहती है, ठीक है, द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला यूनिट इज नोन एज द फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, वो फॉर्मूला यूनिट मास के नाम से जाना जाता है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है, यूजुअली आयंस आते हैं। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट मास के अंदर आयंस आते हैं, जैसे NaCl, KCl, KNO3। ठीक है, तो इसमें है NaCl में Na प्लस और Cl माइनस होता है, KCl में K प्लस और Cl माइनस होता है, और KNO3 में K प्लस NO3 माइनस, ये आयंस हमारे पास होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मौजूद होते हैं, तो ये आयंस आता है। ये कहेंगे मॉलिक्यूलर मास की तरह ही है, हाँ, लेकिन कहीं इसको फॉर्मूला मास पढ़ा जाता था, कहीं मॉलिक्यूलर मास, तो दोनों हमें पढ़ने को मिला है। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह ही सिंपल है। जैसे NaCl का फॉर्मूला मास होगा वो होगा 23 प्लस 35.5। ठीक है, तो ये हमें क्या मास देगा, जो हमें मास का मिलेगा वो मिलेगा 58.5, एक्चुअल मास हमें ऐसे मिलेगा। मोल कॉन्सेप्ट और एंड मोलर मास। मोल कॉन्सेप्ट ये हमारा बहुत ज़रूरी चीज़ शुरू हो रही है, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, चैप्टर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट ये है। इसके बाद एक स्टोइकोमेट्री है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ परसेंटेज कंपोजिशन की बात आएगी वो भी, ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब में घुल मिल के ही एक दूसरे से बने हैं, तो पढ़ेंगे तो एक जैसा ही लगेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास में था, तो सबसे पहले जानते हैं मोल क्या है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, तो उसके टर्म्स में जो ये है कि मोल, तो 1 मोल हो जाएगा। 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ एंटिटी और द पार्टिकल्स whose number is equals to the S number of the particles which is present in a 12 ग्राम। ठीक है, कार्बन के 12 ग्राम में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उतने एटम्स अगर होंगे, ठीक है, उतने ही एटम्स मतलब एक मोल में होंगे। ठीक है, अब मोल, दूसरा है मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मास इतना है कि ओके, मतलब परमाणु की संख्या उतनी ज़्यादा कर दी जाए जब तक कि उसका द्रव्यमान है वो क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास के बराबर ना आए। मतलब ओके, द मास ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, द मास ऑफ द मॉलिक्यूलर एटम्स कंटिन्यूज टू इंक्रीज टिल द टाइम व्हेन इट्स मास इज इक्वल्स टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, उसको हम कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएं और जब बराबर आ जाए तब वो 1 मोल का मास है। ठीक है, मैंने कहा था ना कि जब ग्राम एटॉमिक मास हो या ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो तो वहाँ हम 1 मोल की बात करते हैं। तो 1 मोल की बात करते हैं तो ऐसे ही, तो ग्राम एटॉमिक मास जैसे कार्बन का 12 ग्राम, तो यहाँ कार्बन के 12 ग्राम में 1 मोल कार्बन एटम्स है। 1 मोल कार्बन एटम्स का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। और वहीं और 1 मोल का बात करें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, तो मान लो, ठीक है, तो जितना 32 ग्राम मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो उसमें जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होगी वो भी होगी 1 मोल के बराबर, 6.022 इंटू 10⁻23 इतनी होगी। ठीक है, ठीक, अब हमारा जो मोल कॉन्सेप्ट था इन टर्म ऑफ नंबर था अगला। ठीक है, इन टर्म ऑफ नंबर्स में हम मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तो 1 मोल एवोगैड्रो नंबर्स के बराबर होते हैं। ठीक है, 16.022 बात की थी कहीं पर
6.023 भी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल लगा सकते हैं। तो वैसे ही जैसे डिब्बे के अंदर जो बंद है 1 मॉलिक्यूल ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, सब इसी के बराबर होंगे। 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। वैसे ही 1 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, वो अमोनिया के एटम्स कह लो, ये मॉलिक्यूल कह लो, तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ये सब में इतने ही होंगे लगभग, ठीक है। 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस, तो वही 6.03 इंटू 10⁻23, यही खुद कुल मिला के ही है। अगला मोल कॉन्सेप्ट वॉल्यूम की फॉर्म में भी है। जो जितने भी मोल कॉन्सेप्ट बताएंगे सारे इस्तेमाल वाले हैं, कोई भी बेकार जाने वाला नहीं है, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 1 के एनसीईआरटी के ही, अच्छा एक्स्ट्रा करना चाहें तो वो भी करेंगे, पहले एनसीईआरटी करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जो मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो है हमारा, उसमें क्या है कि, ठीक है, मोल मतलब द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स एट STP, ठीक है। तो ये इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में मोल कॉन्सेप्ट यही है। जब 22.4 लीटर गैस हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, उस सब्सटेंस की, ठीक है, और एट STP कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 बार, ठीक है, तब वो जो होगा 1 मोल के बराबर होगा। वो गैस के मॉलिक्यूल्स 1 मोल के बराबर होंगे, एटम होंगे तो 1 मॉलिक्यूल बराबर होंगे। तो ये मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है हमारा, ठीक। जो हमने अभी तक के मोल कॉन्सेप्ट जो पढ़े, उसमें पढ़ के हमें फ़ायदा क्या है, एडवांटेज ऑफ मोल कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें एडवांटेज हमें यही है कि ये एडवांटेज में ये क्या मतलब ये है कि हम किसी भी नंबर की मॉलिक्यूल्स को या एटम को सेलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन चूज़ और वी कैन सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स विदाउट काउंटिंग देम, बिना गिने। हमें एक एक करके गिनने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा के मतलब उसको कैलकुलेट कर सकते हैं पेन पेंसिल से ही, दूर से ही, ठीक है। अपनी जो मेज़रमेंट है वो हम ले लेते हैं, ठीक है, जो पैरामीटर्स मतलब हमें हमारे यूनिट्स बनते हैं उनकी हेल्प से, ठीक है ना। उसके बाद जो है हमारा ये हमने एडवांटेज मोल कॉन्सेप्ट। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे, उस प्रॉब्लम एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स या कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है हमारे। ये है कि हमें नंबर ऑफ़ आइटम पता करने हैं, किस में, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन, दूसरा 0.2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, और तीसरा 3.2 ग्राम ऑफ सल्फ़र। इसमें हमें नंबर ऑफ़ आइटम्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ़ आइटम्स एक मोल में जब 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, तो उसी को 0.5 से गुना कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों पे। तो 0.5 मोल का हमें कितने आइटम होते हैं वो हमें पता चल जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही जैसे 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन के आइटम्स निकालने थे हमें, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 3.011, है ना, इंटू 10⁻23 आइटम्स हमें प्राप्त हुए, मिल गए। ठीक, वैसे ही अगली जो चीज़ है हमारे पास वो थी कि 0.2 ग्राम मोल में नाइट्रोजन्स के एटम्स हमें बताने थे। तो 0.5 का जैसे कैलकुलेट किया, 0.2 के भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसमें नाइट्रोजन के एटम्स थे, इस तरह मॉलिक्यूल्स है ना, कुछ अलग बात है इसमें। तो उस मॉलिक्यूल्स है, तो एक इस बार देखना यह है कि जब हम निकाल लेंगे, जब मॉलिक्यूल की संख्या हम एक्चुअल में निकाल लेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 को जब 0.2 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 1.20 कुछ आएगा इंटू 10⁻23, ठीक है, ठीक है। तो ये हमें हमारे पास ये लगभग आ गया। तो उसमें हम क्या करेंगे कि इस बार अगर जब नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 आइटम होते हैं, N2 होते हैं ना हमेशा, तो इस बार 2 से गुना कर देंगे उसको, तो नंबर ऑफ़ एटम्स हमें मिल जाएंगे। जो मॉलिक्यूल्स थे ना उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स 2.4 समथिंग ऐसे इंटू 10⁻23, ये हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ़ एटम्स, ठीक है, इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। और तीसरा क्या था कि 3.2 ग्राम में हमें बताने थे वही परमाणु की संख्या, एटम की संख्या, ठीक है। तो 3.2 ग्राम, तो सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। 3.2 ग्राम में कितने मोल होते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। मोल निकालने का फॉर्मूला, तो गिवन मास है 3.2 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास किसका, सल्फर का 32 ग्राम ही होता है। तो यही मोल इंटू में एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो यही, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में 3.2 अपॉन में 32,
तो ऐसे डिवाइड करके आ जाएगा हमारा, मतलब सॉल्व होकर आ जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 22 है, 10 का दिया 1, 23 से 22 पे आ गया। अब अगली प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि एक और प्रॉब्लम है, अगर 14 ग्राम में हमें मॉलिक्यूल की संख्या बतानी है और 3.4 ग्राम में हमें H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल की अणु की संख्या बतानी है। ठीक, अब हमें वही मॉलिक्यूल्स की संख्या बतानी है कि 14 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम ये जानते हैं कि 28 ग्राम जो नाइट्रोजन का होता है उसमें 1 मोल मॉलिक्यूल होते हैं, तो पहले हम मोलर मास निकालेंगे। ठीक है, तो 14 ग्राम अपन 28 ग्राम तो 0.5 आएगा। तो वैसे ही 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से इंटू कर देंगे 0.5 को, तो 3.011 इंटू 10 की पावर 23 हमारे पास मॉलिक्यूल्स की संख्या आ जाएगी। वैसे ही 3.4 ग्राम का हाइड्रोजन सल्फाइड में इस बार तो होगी, ये भी गिवन मास है, तो वैसे ही करेंगे सेम, तो इसका आ जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 22। ठीक है, तो ये दोनों कैलकुलेशन में मॉलिक्यूल्स की संख्या बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये लेक्चर 7 जो था हमारा अभी यहीं एंड करते हैं, लेक्चर 8 में फिर आगे से शुरू करेंगे। शुक्रिया।